नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी क्या इस देश को नफरत की नई प्रयोगशाला में बदल रही है? देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? और नहीं रोका जाएगा तो दुनिया भर में ऐसी नफरती तस्वीरों से हमारी छवि क्या बनेगी? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने जानना चाहा कि इस नफरत के पीछे जो राजनीति है उसका मतलब क्या होता है। और मैंने जानना चाहा कि यूपी में जो ब्राह्मण विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बीच में रार मची हुई है, इसका हल क्या होगा। रोचक बातचीत है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। देश में जो चल रहा है वो तो किसी के काबू में नहीं है। साहब शायद ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं भारत के अंदर जहां पे तरह तरह की विचित्र घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, पूरी दुनिया में ऐसी घटनाओं से हमारी साख खराब हो रही है। खास तौर से देश में अलग अलग हिस्सों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। 25 दिसंबर के बाद से मुझे लगता है कि एक दो दिन ऐसा विवाद होता है। ये मानसिक कुबुद्धि लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा होता है, उनको वैलेंटाइन डे पे ऐसी बेहूदी बातें करना नजर आता है, इनको क्रिसमस डे पे ऐसी बातें करना नजर आता है। एक्चुअल में ये प्यार के दुश्मन है। ये चाहते नहीं है कि दो धर्मों के बीच में प्यार हो, दो जातियों के बीच में प्यार हो, बल्कि ये तो शायद ये इन दो इंसानों के बीच में भी प्यार की बातचीत हो ना, तो उसमें भी नफरत का तड़का ले आएंगे। यही हालत है। मैं देख रहा हूं कि देश में पिछले 11 सालों से इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई है लोगों के बीच में, हर समय उबलते रहते हैं। लेकिन मैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो इस बात पे चिंता जाहिर कर रही हैं कि भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई अगर क्रिसमस की कैप लगाया हुआ है तो उससे बदसलूकी की गई। कोई किसी धर्म का चेहरा, लोग तो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों का रंग देख के आदमी समझ में आ जाता है। तो जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री अगर कपड़ों का रंग से व्यक्ति की पहचान कर लेता है, तो फिर अगर ये जो धर्मांध लोग हैं, ये जो मानसिक बुद्धिहीन लोग हैं, अगर ये इस तरह की अराजकता करें तो फिर क्या ही बात की जाए। लेकिन पूरी दुनिया में मलिक साहब क्या छवि बनेगी? हम किस मुंह से ये बात करेंगे कि हम भारत के, उस गौरवशाली भारत के इंसान हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पत्थर और पेड़ तक पूछते जाते हैं और लोग कहेंगे कि अब तो तुम इंसान की ही कदर नहीं करते, तो पेड़ और पत्थरों की क्या कदर करोगे? आपका क्या मानना है मलिक साहब? संजय जी, देखिए, दुनिया भारत को एक विभिन्न प्रकार के लोगों के रहने के देश के नाम पे जानती थी। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वेशभूषा वाले, विभिन्न पहचान वाले, सब तरह के लोग हमारे यहाँ पे वास करते हैं। और दुनिया बड़ी अचंभित होती थी कि इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत का, इतना बड़ा भारत है, ये कैसे अलग लोग मिलकर रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग खान पीन के लोग कैसे एक साथ ये रहते हैं। ये जो हमारी एक छवि बनी हुई थी दुनिया में, आज वो छवि धीरे धीरे टूटती और धूमिल होती जा रही है। आज देश में 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। अभी बरेली, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, जहाँ कहते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है, बरेली में एक लड़की ने अपना 25 दिसंबर को जन्मदिन मनाया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उसमें 2 मुस्लिम समाज के भी लड़के उसके दोस्त थे, उनको भी बुलाया। तो पार्टी हो रही है, अपना जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो वहां पे बजरंग दल के और हिंदुत्ववादी नेता जो ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के सनातन के कुछ ठेकेदार पैदा हो गए हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो चल रहा है, जो आजकल क्या बोलते हैं उसको, इस्लामिक लव जिहाद चल रहा है। उसको लव जिहाद दिला के उनके पिटाई छिताई करी उन बच्चों की। और पुलिस का कारनामा देखिए, पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, पीटने छेकने वालों को, उल्टा उन्हीं बच्चों को बंद कर दिया, बाद में उनको छोड़ा गया। ये देश में एक स्थिति बन गई है। क्या खाली वो युवा आए इसी से हो गया, या ऊपर से मामला चल रहा है? प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि कुछ मूर्तियां आती हैं कहीं से, उनकी आंखें छोटी होती हैं। किस पे अटैक कर रहे थे वो? किसको इशारा दे रहे? आज खुद प्रधानमंत्री की लोकसभा बनारस, जहां उनको मां गंगा ने बुलाया था, जहां कुछ दिन पहले वो जापान के प्रधानमंत्री जिम्बो आबे साहब को ले गए थे और बड़ा एग्रीमेंट किया था कि जापान के टूरिस्ट बनारस में आएंगे, आज वहां उनको जापानियों को ही पकड़ लिया गया।
भाई जापान के लोग आए हैं, वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, नया साल का टाइम है, उन्होंने सेंटा क्लॉज वाली टोपी पहन ली और वो गंगा में नहाने लगे, और वहां इसी उस पर घेर लिया गया उनको, और उनकी भी पिटाई छिताई होने की खबरें हैं, हालांकि ये पुष्ट खबरें हैं। और हमारे तो कुछ साथियों ने बताया कि मीडिया से खबरें दबा दी गई हैं, और जो लोकल मीडिया था जिन्होंने कुछ कवरेज वगैरह कर ली गई थी, उनको दबा दिया गया है, नहीं तो बड़ा मुद्दा भी ये बन सकता था। तो देश की छवि जो दुनिया में जा रही है वो थोड़ी धूमिल हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। बनारस में कोई पहली बार तो विदेशी टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, बनारस में कोई ऐसा तो नहीं है कि आज तक कोई गया नहीं है, और वही जापानी लोग आके, भाई जो इस धर्म को नहीं जानते, इस कल्चर को नहीं जानते, उनको समझाया जा सकता था, उनको बताया जा सकता था। और एक वीडियो भी आया है, उस वीडियो में दिखाया है कि वो माफी मांग रहा है, वो कह रहा है भाई गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं है यहाँ के तौर तरीके, लेकिन फिर भी उसको जो है छेड़ने की, पकड़ने की, मारने पीटने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये जताता है कि दुनिया में भारत की तस्वीर किस तरीके से पेश की जा रही है, और क्या ये बिना किसी ऊपरी इशारे के हो रहा है। हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। आज कोई धर्म बचा हुआ है जिस पे आप हमला नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म पे चलता है, आपका हिंदू मुस्लिम चलता है, इस बार तो ईसाइयों के चर्चों पे हमले हो रहे हैं। वहां पे जब वो अपना 25 दिसंबर को मना रहे, कई जगह ये लोग पहुंचे हैं, जाके वहां भजन कीर्तन शुरू कर दिया है चर्च के बाहर। आप उससे पहले ईसाइयों पे भी हो गया आपका, उससे पहले सिखों पे आप कई बार कर चुके हैं, तो अब तो जैनी और बौद्ध बचे हुए हैं, तो क्या उन पे भी करेंगे क्या? तो क्या बनाना चाहते हैं आप देश को? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि देश की छवि इस तरह की बनाई जा रही है। अल्पसंख्यक आयोग है देश में, संजय जी, वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है? बाकी जो एजेंसियां हैं, पुलिस की एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां हैं, वो कहाँ चली गई हैं, वो क्या कर रही हैं? तो देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, मुझे लग रहा है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस पर जल्दी ही लगाम नहीं लगाया गया तो मुझे लग रहा है कि मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है केपी मलिक साहब। मैं दुबई में था, दुबई में सुबह नाश्ता कर रहा था, तो वो जो लैंडलॉर्ड थे वो भारतीय मूल के थे, तो वो मेरी तरफ देख कर आए, और ऐसी बातचीत जो शुरू हो जाती है तो ऐसी शुरू हुई कि कहाँ के हैं, क्या करते हैं, मैंने बताया पत्रकार। तो मैंने तब तक सुबह उठ के ये देखा नहीं था, देर रात तक मैं कहीं बिजी था, तो मैंने सुबह देखा नहीं था बरेली वाली घटना। तो मुझे उन्होंने दुबई में वो वीडियो दिखाया, तो मेरा बिल्कुल छोटे भाई ऐसा है, मित्र है आतिफ, वो भी कह रहा था कि कल से दुबई भी ये और पूरी दुनिया में ये बरेली वाली घटना वायरल हो रही है। और मैंने जो उसके बाद जब मैंने वीडियो देखा तो मैं हैरान रह गया कि इस तरह कहीं पे भी गुंडे घुस रहे हैं, कहीं किसी को मार पीट दे रहे हैं। पूरी दुनिया में एक संदेश है कि बार-बार एडवाइजरी जारी हो रही है। आप आरटीआई में पूछिए तो पता चलेगा कि अमेरिका या बड़े-बड़े लंदन, अमेरिका, यूके, तमाम दुनिया के बड़े-बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने बार-बार एडवाइजरी जारी करी है भारत में आने वाले उनके देश के लोगों के लिए। क्यों आखिर ऐसे देश की स्थिति बन रही है और कोई चिंता ही नहीं कर रहा कि हमारी दुनिया में छवि बन रही है कि बाहर घूमने जाओगे, अगर सेंटा वाली टोपी लगा ली तो लोग कुछ गुंडे तुम पे हमला कर देंगे। अगर ऐसी छवि बन रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और फिर चर्चों पर हमले। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो अचानक चर्चों पे हमले शुरू हो गए थे, और बाद में दुनिया के ताकतवर देश वो तो सब ईसाई ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जब रिएक्शन किया तो फिर बैकफुट पर आए। इसी तरह जब मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा और उनके चमचों ने कुछ टिप्पणी करी और खाड़ी देशों ने अपना कड़ा रुख दिखाया तो सरकार बीजेपी बैकफुट पे आई, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, आज कोई पूछता भी नहीं है उनको। तो क्या जरूरी है कि भारत में दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस लेवल तक आए, दुनिया के देश इस लेवल पर आए जो आप भारत को चेताएं? आखिर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ये बात क्यों नहीं कह रहे कि इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा कड़ा दंड मिलेगा कि साथ पुश्ते उसकी सोचे कि भारत में इस तरह की बेहूदगी नहीं करनी। यहाँ सभी धर्म और सभी जाति के लोगों का सम्मान है, सभी का प्यार है। ये कब कब इस देश में आ पाएगा, या देश ऐसे ही खराब होता चला जाएगा केपी वाली साहब? नहीं संजय जी, इससे तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और अगर दुनिया या विश्व इस चीज को देखता है और इसके जो देश हैं वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर्यटक और टूरिस्ट आना बंद कर देगा। इससे ज्यादा तो विदेश कुछ कर पाएगा हमारा, मुझे नहीं लगता। लेकिन दुखद बात यह है कि जो विभिन्न संस्कृतियों का देश भारत है, उसमें जिस तरह की चीजें हो रही हैं कि अगर कोई आसाम का व्यक्ति केरल जाता है तो वो चाइनीज बन जाता है,
अगर कोई बांग्लादेश का आदमी कश्मीर जाता है तो वो बांग्लादेशी बन जाता है। अगर कोई कश्मीरी युवक हरियाणा में शॉल बेचने आता है तो वो पाकिस्तानी बन जाता है। और इस तरह की घटनाएं अगर देश में ही होने लगेंगी तो ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा पाएंगे। आप अगर मुंबई में रहेंगे, आप अगर मराठियों के बीच में रहेंगे तो वो आपको इसलिए पीटेंगे कि आप बिहारी हैं, बिहार से आए। और अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी बिहार में आएगा तो वो इसलिए पीटेंगे कि ये मराठी है। तो ये फिर कैसे चेस चलेगा? साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं, नॉर्थ इंडियन बहुत सारे लोग साउथ इंडिया में बिजनेस करते हैं, अपना धंधा पानी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो छोटी स्टेट है उनमें बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों के लोग काम करते हैं। अगर आप आसाम, मेघालय या इन क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ बड़े बड़े मारवाड़ी मिलते हैं आपको, राजस्थान के। दूसरे उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग कई वहां बिजनेस और धंधे करते हैं। तो उनका क्या हाशर होगा? वो तो वहां अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक खाली मुसलमान ही है, अल्पसंख्यक खाली दूसरे लोग ही हैं। हम भी तो अल्पसंख्यक हैं। अगर आप आज केरल में चले जाते हैं तो आप वहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो आपको पीटेंगे। तो ये क्या माहौल देश में बनेगा? क्या इसको रोकने के लिए फिर मैं वहीं आता हूं कि जो हमारी संस्थाएं हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो क्या कर रही हैं, और उन संस्थाओं को हमारी सरकार ने क्या बना दिया है। पुलिस का काम क्या था? प्रशासन का काम क्या था? जो मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक आयोग का काम क्या था? अल्पसंख्यक आयोग ने क्या एक्शन लिया? आज की घटनाओं पे जो 3 दिन से घटनाएं चल रही हैं, इन घटनाओं पर अल्पसंख्यक आयोग ने क्या निर्णय लिया है? क्या कुछ समाधान किया है? क्या कोई एक्शन किया है? इसकी कोई रिपोर्ट है? आप देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में घटना करने वाले लड़के हों, चाहे ये हरियाणा के लड़के हों जिसने ये घटना की है, वो उस कश्मीरी को कह रहा है कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बताइए। उसको खुद को नहीं पता क्या होता वंदे मातरम, लेकिन उससे वो पूछ रहा है। तो इसकी क्या गिरफ्तारी हुई है? क्या उससे पुलिस प्रशासन ने कोई पूछताछ की है? इसकी कोई रिपोर्ट है? कहीं इसकी कोई जानकारी है? तो देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये देश के लिए और देश की संस्कृति के लिए, देश की शांति के लिए बहुत ही खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा संजय जी, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से दिल्ली में, दिल्ली की लुटियंस जोन में, दिल्ली के वीआईपी एरिया में 3 दिन से एक लड़की धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आपके जो उन्नाव के सेंगर साहब हैं उनको बेल कोर्ट से मिल गई है। हालांकि कोर्ट में बेल देना तो वो तो कानूनी दांव पेच है। बेल दे देने के लिए मैं अदालत के लिए तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अदालत तो तथ्यों के आधार पर चलती है, और तथ्य में तो ये मजबूत है ही, क्योंकि ये इनका नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ था, इनके पिताजी जेल में, उनकी डेथ हो गई थी, चाचा की पिटाई हो गई थी, वो सब तो कागजों पर बहुत अच्छा है। लेकिन ये लड़की 3 दिन से यहाँ पे इधर उधर घूम रही है, कभी इंडिया गेट पे बैठ जाती है, कभी जंतर मंतर पे बैठ जाती है। दिल्ली की कुछ महिलाएं, योगिता बयान आए, वो उनके साथ बैठी है, कई सारे लोग इनके साथ बैठते हैं। तो पुलिस इनको उठाने का और भगाने का काम कर रही है। पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है। देश का कोई मंत्री, कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि बताइए आपकी क्या समस्या है। आज वो लड़की इतनी आहत हो गई है, उसने ये कह दिया है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति हैं, अगर इनको भी कुछ होता है तो मुझे फूलन देवी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये संदेश आप दे रहे हैं देश की जनता को। आज इतना माहौल गर्म है इस चीज को लेके, क्योंकि गोदी मीडिया है, दबाए हुए हैं। आज कई मेट्रो की वीडियो आई हैं, जो लोग पोस्टर लेके कह रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर हम इन गुंडों से, इन दरिंदों से अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो लानत है हमारे ऊपर। बराबर में दूसरा कांड चल रहा है उत्तराखंड का, जहां पे अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार से रेप करने की और उसको उस तरह से मार दिया गया, रेप उसके साथ नहीं हो पाया, जो भी नहीं हुआ उसको मार दिया गया, उसकी तस्वीरें परत दर परत खुल रही हैं। एक महिलाओं ने कई सारे फोन रिकॉर्ड और दूसरे तथ्य रखे हैं। वहां पे लगातार धरने, प्रदर्शन और विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं लेती। सरकार चुप बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। अगर कोई सवाल उठाता है, अगर उत्तराखंड के किसी पत्रकार ने, किसी एक्टिविस्ट ने कोई सवाल उठाए तो उनके घर पर नोटिस पहुंच गए, उनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन जो दोषी हैं, जिनके लिए बात चल रही है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है।
सरकार की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई एक्शन है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो कैसे होगा देश में फिर? क्या चलेगा? आप देश को कहां ले जा रहे हैं? ठीक है, राजनीति होती है, सत्ता आती है, जाती है, बदलती है, कभी किसी एक दल की सरकार है, कभी दूसरे दल की सरकार है। आप क्या देश को दे रहे हैं? क्या आपकी कोई आखिरी सरकार है? इसके बाद कोई सरकार नहीं बनेगी, दूसरे दल की सरकार नहीं आएगी? आप क्यों सौहार्द को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं? आप क्या चाह रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा संजय जी। बहुत ही आहत करने वाली घटनाएं आज दिल्ली में भी हुई हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुई हैं, जो हम जैसे लोगों को बहुत ही आहत कर देंगे। बहुत दुखी हूं मैं भी आज। भावनाओं में बह के कुछ मुंह से यहाँ गलत निकल जाएगा, कल हमें भी नोटिस आ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम बोलूं। जी नहीं, ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब। ये चीजें ऐसी हैं जो देश की साख खराब करती हैं, देश की साख पर सवाल खड़ा करती हैं, और हम लोग विवश हैं कि देश को, इस प्यारे देश को इस तरह खराब होते हुए हम लोग देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं राजनीति की। यूपी की राजनीति एक विचित्र मोड़ पर आ गई है। जातियों के विधायक जुटाने की श्रृंखला शुरू हुई। पहले कुर्मी समाज के जुटे, फिर क्षत्रियो समाज के जुटे, और हमारे मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी तो कह ही चुके हैं कि उनको बड़ा गर्व है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, भगवान राम भी इस कुल में पैदा हुए। फिर ब्राह्मण विधायक जुटे, लेकिन पेच यहीं फंस गया। पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुरों में थोड़ा सा आपसी मनमुटाव रहता है, सब जानते हैं। और जब ब्राह्मण विधायक जुटे तो सबके कान खड़े हो गए कि ये क्या होने जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में 3 बड़े ब्राह्मण मूर्तियों का शिलान्यास कर दिया, उनका उद्घाटन कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी, वाजपेयी जी की भी, दीनदयाल उपाध्याय जी की भी। बीजेपी के लोग बड़ा मैसेज जुट गए, देखो पहली बार ऐसा हुआ 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति लगाई गई। तो ब्राह्मणों को खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जो जो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, पंकज चौधरी जी, कहा जाता है ना कि नैना मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, कहावत कही जाती है। पंकज चौधरी जी को लगा कि ये वक्त है कि हम पीडीए के लिए लाए गए हैं, तो हमारे पीडीए का फार्मूला फिट करना चाहिए, पंडितों को ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने पंडित विधायकों को इशारों में चेतावनी दे दी। अब इस पे राजनीति में भूचाल आ गया है। पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई आप कुर्मी समाज के विधायकों को करोगे तो कोई समस्या नहीं है, ठाकुर विधायक करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ब्राह्मणों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। अब लोग कहेंगे कि संजय शर्मा तुम भी ब्राह्मण हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन बात देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति की हो रही है, तो ब्राह्मण जी, पंडित जी लोग बड़े गुस्से में हैं। तो ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात है। और अगर ये गुस्सा बढ़ा तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, मतलब वैसी वाली कहावत कुछ शुरू हो जाएगी कि ना तो बैकवर्ड मिले, क्योंकि कुर्मी समाज ने पिछली बार पीडीए का बड़ा साथ दिया था। अखिलेश यादव की झोली भर दी थी कुर्मी वोटों ने, तो शायद लाए भी इसीलिए गए होंगे कुर्मी। दूसरे कुर्मी जो है स्वतंत्र देव, वो शादी में नाराज फूफा की भूमिका में है। जब इनका स्वागत हो रहा था, उनको स्वतंत्र देव को कुर्सी भी नहीं मिली स्टेज पर। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, और ये क्या ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक गुल खिलाएगी? क्या लगता है? संजय, देखिए, जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, उनकी जैसे जैसे जुटान हुआ है, जैसे जैसे इकट्ठे हुए हैं, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अच्छा खासा नुकसान आपने लोकसभा चुनाव में देखा। अभी आप ब्राह्मण समाज के विधायकों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टीस ब्राह्मण समाज के विधायकों में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो नियुक्ति में हो, किसी भी प्रकार से हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज जनता में जा रहा है। विधायकों को जनता के सामने जाना पड़ता है, विधायकों को सुनना पड़ता है, तो विधायक इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आहत हैं और वो अपना रोना रोए किसके सामने। जो ब्राह्मण समाज के नाम पे एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक, हालांकि अगर आप निजी तौर पे उनके बारे में पूछे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए तुरंत फोन भी करेंगे, लेकिन काम उनका कहीं कुछ हो नहीं रहा है। उनके कहने से एक सिपाही भी नहीं सुन रहा है, उनकी स्थिति ये है। पिछली बार आपने देखा था कि उनके किसी बहुत करीबी ऑफिसर के साथ कानपुर में क्या हुआ था, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में
चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनकी कहीं नहीं चल रही है। इससे कहीं ना कहीं वो आहत है। दूसरी बात संजय जी ये है कि भले ही संख्या में ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कम हो, कोई 15% कहता है, कोई 16 कहता है, कहीं कहीं किसी विधानसभा सीट पर 20% तक भी है, कहीं 10% है। लेकिन भले ही तादाद में कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में ब्राह्मण समाज सबसे आगे रहता है। अगर ब्राह्मण समाज परसेप्शन बनाने पे आएगा, जो माना जाता है कि 90% ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ रहता है, अगर उसने ये मैसेज दे दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं है और वो किसी अन्य दल के साथ जा रहा है या गठबंधन कांग्रेस के साथ ही वो बात करने लगे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले कुर्मियों ने ऐसे ही नुकसान किया है, ठाकुरों ने भी हालांकि वोट कितना दिया नहीं दिया अलग बात है, लेकिन नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं सेंट्रल और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में कोई इस तरह की डील तो नहीं हो गई है कि बाबा को निपटाने के लिए जो है इस तरह का खेल कर दो। भले ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बाबा को निपटा दो। और बाबा निपटने को तैयार है, बाबा अड़े हुए हैं, बाबा इस चीज को समझ ही नहीं रहे। क्योंकि आपको यह भी देखना होगा कि जैसे ही ब्राह्मण समाज के विधायकों की नाराजगी सामने आई, तत्काल ऑफर शिवपाल की तरफ से आ गया कि भाई जो पीड़ित हैं, अब उन्होंने पीडीए की उसी का जो है तर्जुमा कर दिया कि पीडीए जो है पीड़ित है और डी से दुखी, और जो बाकी बच गए वो पीड़ित दुखी सब जो है वो हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। तो भाजपा की जो आपदा चल रही है, क्या उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं शिवपाल? तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, और मुझे ये लगता है कि ये जो पैतरा चल रहा है सेंट्रल का और यूपी का, इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी नए नए गए हैं पंकज चौधरी, आपने भी कहा नए नए वो अध्यक्ष बने हैं, तो थोड़ा सा वो तेजी में है, अभी जल्दबाजी में है। क्या इतने बड़े उत्तर प्रदेश को संभाल पाएंगे? अगर पहली ही घटना उनके साथ इस तरह की हो गई है और उनको नोटिस जारी करना पड़ा है, और आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने टाइट कर दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही टाइट हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की जो डगर है राजनीति की, वो बहुत कठिन है, और उस डगर पे चल पाएंगे पंकज चौधरी? मुझे थोड़े हालात मुश्किल दिखाई दे रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तस्वीरें पिछले दिनों कुछ वायरल भी हुई। एक बड़ा सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कराते हैं ब्रजेश पाठक, उस पर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा। आप देखिए मंच पर मुझे बड़ा मजा आया। राजनाथ सिंह बैठे थे, योगी आदित्यनाथ बैठे थे, फिर दिनेश शर्मा बैठे थे, फिर ब्रजेश पाठक बैठे। योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह की जगह लेने को बेताब है। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो ठाकुर नेता के रूप में स्थापित हो जाए। तो मुझे लगा पहला पेयर जो है वो दोनों एक दूसरे के यूं करने वाले लोग बैठे हैं। फिर दिनेश शर्मा और फिर ब्रजेश पाठक बैठे थे। दिनेश शर्मा बड़े आहत हैं कि वो पहले डिप्टी सीएम थे और अब ब्रजेश पाठक बन गए। दोनों के बीच में भी यूं रहता है कोलबा। लेकिन राजनीति में यही होता है कि जितने दुश्मन होते हैं वो सब प्यार से जब आपस में पास में बैठते हैं तो बड़ा प्यार नजर आता है। वो उस तस्वीर में नजर आया। और कुमार सुहास अलग ट्रोल हो गए इस चक्कर में, कवि सम्मेलन ने कुछ कह दिया। हालांकि मैं मानता हूँ कि कवियों को इतना अधिकार होना चाहिए, वो कुछ भी कहे उनको ट्रोल नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन वो कवि सम्मेलन भी इस फोटो के चक्कर में बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ये जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य हाउस में ललकार रहे हैं। केशव मौर्य के मन में सपने जगते होंगे कि कब बाबा का विकेट गिरेगा, टिकट कटेगा और मेरा नंबर आएगा। पिछड़ों की राजनीति के नाम पर पंकज चौधरी ले आई है दिल्ली। दिल्ली तो केशव मौर्य के करीब थी, तो फिर अचानक ये दूसरा पिछड़ी जाति का नेता पैदा करने की मुहिम क्यों दिल्ली ने चली और पंकज चौधरी कामयाब हो पाएंगे? देखिए संजय जी, मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का समय अभी अच्छा नहीं है। उनका तो बुरा समय चल रहा है काफी दिन से, और इतना लंबा समय उनको हो गया और जल्दी उनके दिन बहुरेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि देखिए बाबा ने भी मामला कस दिया और बाबा ने कहा है कि मैं रायता किसी को दूंगा नहीं, चाहे मुझे बिखेरना पड़े, मैं रायता बिखेर दूंगा। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बाबा जाते हैं तो बाबा फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, फिर दूसरे दल की सरकार आएगी, और नहीं तो बाबा बने हुए हैं। तो बाबा आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो अपनों को देंगे।
तो ये जो लड़ाई चल रही है सेंट्रल की और दिल्ली की, इसमें आपदा में अवसर किसी और को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के चाहे ब्रजेश पाठक हो और चाहे केशव मौर्य हो, उनको फिलहाल मुझे कुछ मिलते हुए दिख नहीं रहा है। और जो नए अध्यक्ष आए हैं, इनको भी जो थोड़ा बहुत मिला हुआ था दिल्ली में, ये फाइनेंस के वित्त राज्य मंत्री थे, वो भी इनके हाथ से जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा आसानी से इनको कुछ लेने देंगे, क्योंकि बाबा से इनके भी तो 36 का आंकड़ा है। आपने बाकी दोनों का तो बता दिया, इनका भी तो है ना बाबा से। तो बाबा इतनी आसानी से इनको जो है दे देंगे, या इतनी आसानी से इनको झेल लेंगे, इतनी आसानी से इनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, वो भी मुश्किल है। और दिल्ली भी चाहता है कि बर्तन खड़कते रहे यूपी में। जितने ज्यादा बर्तन खड़केंगे, जितने ज्यादा बाबा परेशान होंगे, उतना दिल्ली ठीक रहेगी, दिल्ली का मामला बढ़िया चलता रहेगा। यही कवायद चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी में। देखते हैं, 1 साल बचा है अभी, 1 साल में अगले 6 महीनों में क्या होता है, अगले 2 महीनों में क्या होता है, ये नजारे आपको दिखाई देंगे। आप मत भूलिए कि बाबा ने बड़े आहत होकर कहा था कि 4 करोड़ वोट कहाँ गए। और ये जो 2 करोड़ 90 लाख वोट कट रहे हैं, ये किसके कट रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसी पे तो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो अभी तो आप बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी चीजें आपको आगामी समय में देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक रण होगा वो बहुत भारी होगा, और उसमें हमें और आपको बहुत सारी डिबेट करने को मिलेंगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतना समय दिया मुझे बातचीत की, धन्यवाद आपका। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी रही बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।